जेईई मेंस 2 और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किस बच्चे को किस रेंज में क्या काम करना चाहिए इसके लिए हमें, पर उस हिसाब से ही अपनी तैयारी के बारे में सोचें कि एडवांस को लेके ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है कि अभी मेंस और एडवांस दोनों को बैलेंस करके चलना है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका जेईई मेंस 1 हो चुका है। खट्टे मीठे जैसे भी अनुभव थे वो आप लोग फील कर चुके हो। अब एक बहुत जनरल क्वेरी है कि अब इसके आगे क्या, आगे कैसे तैयारी करें। अभी हमारे सामने 2 टारगेट्स हैं, जेईई मेंस 2 और एडवांस। दोनों की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही बात डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं अजय सर फिजिक्स में, साल भर आप लोग उनसे पढ़े हैं, और शुक्र शर्मा सर केमिस्ट्री में, और मैं अंकित अग्रवाल। तो लेट्स स्टार्ट कि अब जेईई सेशन 1, जेईई मेंस सेशन 1 के बाद अब हम जेईई मेंस सेशन 2 के लिए क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले अजय सर से पूछते हैं कि अजय सर, हमें फिजिक्स में क्या करना चाहिए और अब क्या हमारे बच्चों के लिए स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कई बार, या बहुत सारे बच्चों के मन में ये विचार भी आ रहा है कि ये पेपर जो उन लोगों ने दिया है उसमें पेपर कुछ बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बच्चों का पेपर ठीक ठीक हुआ है, और कुछ बच्चों का पेपर जितने एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा सा नीचे चला गया। अब हर बच्चे को अपने अकॉर्डिंग प्लान करने की रिक्वायरमेंट होगी, और हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे यहाँ पे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किस बच्चे को किस रेंज में क्या काम करना चाहिए इसके लिए हमें। जैसे फिजिक्स वाइज अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में जो लोग 95 परसेंटाइल क्रॉस करने की स्टेट में जा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है अटेम्प्ट वाइज उन लोगों को कि वो उस स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो वो अपना मेन फोकस जो है वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ले जा सकते हैं। और जो लोग 90 to 95 परसेंटाइल तक की तरफ हैं यहाँ पे, या इस रेंज में आने के चांसेस जिनके हैं, या जिनको लगता है कि हमारा पेपर अभी मेंस का उतना अच्छा नहीं हुआ है, या रिजल्ट वाइज हम थोड़े पीछे रह सकते हैं, तो वो लोग प्राइमरी फोकस जो मेन फोकस है अपने टाइम का जो मेन डिवोशन होगा वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे अपना टाइम। से पहले थोड़ा बहुत केमिस्ट्री सर बताएंगे आपको। सर बिल्कुल, जो पेपर का पैटर्न रहा है और इस साल का भी एक्सपीरियंस हमसे बच्चों ने शेयर करा है, तो व्यू पॉइंट यही निकल के आया है कि पेपर में किसी एक सब्जेक्ट में उनको अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो भी उनको पेपर बैलेंस ही करना चाहिए। बच्चों का एक्सपीरियंस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 2 साल से ये रहा है कि टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो अब जेईई मेंस में नहीं रहे हैं। थोड़ी बहुत उनकी ओवरलैपिंग होती है कुछ टॉपिक्स में, जो ऐसे हैं कि आपके दूसरे चैप्टर्स से कॉमनली कनेक्टेड है। ऐसे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उनको दी भी जाती है वो गाइडेंस प्रॉपर अच्छे तरीके से, पर अभी जो टाइम आया है उसमें उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का मौका है कि जो पुराने चैप्टर्स उनके थोड़े से छूट गए हैं या टाइम की कमी की वजह से वो पूरा ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो भी आइडेंटिफाई करें। परसेंटाइल की बात जहाँ तक रही है कि ये सही है कि अभी आप थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी क्या परसेंटाइल आएगी। एग्जैक्ट जो भी आएगी वो थोड़े दिन में आपके सामने आ ही जाएगी, पर उस हिसाब से ही अपनी तैयारी के बारे में सोचें कि एडवांस को लेके ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है कि अभी मेंस और एडवांस दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो सर मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे का पेपर हुआ है अब उसे फोकस करना चाहिए एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की तरफ। भाई आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें मेंस की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो ही रही है हमारी। एग्जैक्टली। तो अगर मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सिंस हम बात कर रहे हैं लीडर बैच के लिए, अगर अपन लीडर बैच के लिए बात कर रहे हैं तो बेटा तुम लोगों के पास एक एडेड एडवांटेज है कि एंथूज के बच्चे अभी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, वो अपना टाइम बोर्ड प्रिपरेशन में भी देंगे, जबकि हम अपना पूरा फोकस अभी केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हैं। अगर आपकी 90, सर यही मतलब हुआ कि अगर मैं तो यूं कहूंगा कि अगर मेरी 91 परसेंटाइल भी आई है और पास प्रेसिडेंट ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम इन 2 महीनों में अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करके वी कैन टेक अप टू 98 और 99 इवन। काफी सारे रिजल्ट। लास्ट ईयर अपने 3 या 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी 91 परसेंटाइल थी और वो जंप करके 98, सम मित्तल, राकेश मित्तल या कुछ इस तरह का मेरा राष्ट्रीय स्टूडेंट था, 90 पॉइंट समथिंग लाया था और 99 पे जंप किया था उसने। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो अपना चेंज करते हैं रिजल्ट। तो सबसे पहली बात जो अभी डिस्कशन की हमारी निकलती है वो ये है, डोंट टैग योरसेल्फ।
द फर्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, डोंट टैग योरसेल्फ वेदर यू आर वेरी गुड। अगर आपकी 99 है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, और अगर आपकी 91 है तो डोंट टैग योरसेल्फ एज ए बैच ऑफ लूजर। हमारे पास अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने बहुत मोर देन इनफ होते हैं। डेट्स आ चुकी हैं, 1 अप्रैल से 8 अप्रैल नेक्स्ट सेशन 2 की डेट्स हैं। जेई एडवांस की तो 18 मई डेट है ही। अभी हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है। सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं। अगर आप ऐसे मान के चलो कि अगर आपके अभी 130 नंबर भी, मैं डाउन साइड की बात करूंगा, अपर साइड की बात नहीं करूंगा, नंबर भी आ रहे हैं, 120 नंबर भी आ रहे हैं, तो यानी कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, तभी तो 120 आ रहे हैं, वरना 120 भी कैसे आते हैं। तो अगर सिलेबस कंप्लीट है, अब केवल फिनिशिंग करनी है मेरे को, और फिनिशिंग करनी है यानी रबिंग करनी है, और रबिंग करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बेटा। पत्थर 400 साल जमीन के अंदर रहता है, फिनिशिंग तो उसकी केवल 20 दिन में हो जाती है फैक्ट्री में। तो फिनिशिंग में इतना समय नहीं लगेगा। और सब फिनिशिंग के लिए शायद जो एलन की टेस्ट सीरीज और स्कोर पेपर हैं, आई थिंक दोज आर मार्वलस। अभी पेपर जो हम लोगों ने बनाए हैं उसमें जो बच्चे शायद 110 120 नंबर पे थे वो, और जो बच्चे 280 नंबर पे थे वो, दोनों के लिए उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए होगा। सर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सुकृत सर, कि अब बच्चे को मतलब अगर हम कहें कि एडवांस लेवल प्रॉब्लम, तो वो कहां से करे, क्या करे? देखिए, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करने के लिए पहले तो एक शेड्यूल बना लें, और अपने पास कंटेंट के हिसाब से जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे केमिस्ट्री में O2 और S2 एक्सरसाइज है आपके मॉड्यूल में, उनके कुछ क्वेश्चंस आपको अभी भी और करने हैं, उनको इन डेप्थ में एनालाइज करना है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपकी नॉलेज को अंदर गहराई तक टेस्ट करने के लिए वो करने ज़रूरी है। साथ में जेई एडवांस के पुराने क्वेश्चंस भी करिए। वो कहां से करें सर, मतलब बच्चे? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इनके पास कलेक्शन है। एक तो एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज है अपनी, जेई एडवांस की एक्सरसाइज है, बिल्कुल। बाकी इनको शायद लास्ट 10 इयर्स के तो कवर हो ही गए। हाँ, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। प्लस एलन का एक बाद में सेक्शन मॉड्यूल भी मिलता है रिसेंट, 4-5 साल का। और फैकल्टी के टच में रहें। आपके जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे आपको हर 2-3 दिन में एडवाइस लेनी पड़ेगी। जहाँ तक अभी आपके क्लासेस का सवाल है, तो क्लासेस दोबारा चालू हो ही रही हैं। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा खासतौर से आपसे, क्योंकि केमिस्ट्री का तो सिलेबस अभी कुछ चैप्टर्स बाकी है। सर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो फिजिक्स में आपने क्लास में बोर्ड सब कुछ करा दिया था, तो वेदर ही शुड ज्वाइन द क्लासेस और ही शुड टेक दोस क्लासेस फ्रॉम होम इटसेल्फ, मतलब उसे मूवमेंट करना चाहिए? अभी मान लीजिए कोई बच्चा जोधपुरा रहता है, जयपुर की बात करें तो, या कोई बच्चा अलवर था, अलवर चला गया, देन व्हाट ही शुड डू, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मतलब कॉमन ये है कि जो बच्चा जिस स्टेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, मतलब वो खुद सेल्फ डिसाइड करे। ऐसा ना हो कि ओवरऑल जो सारे बच्चे कर रहे हैं उसकी तरह हम भी अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, वैसे चले जाते हैं। किसी की पढ़ाई आइसोलेट करके घर पे अच्छे से हो सकती है तो उसे मूव करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारी पढ़ाई बहुत बढ़िया से होनी चाहिए बस केवल। हाँ, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअल कंपटीशन फील करके अपनी पढ़ाई को ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। फिर भी अगर बन गए कोई बच्चा बहुत दूर रहता है या अलवर चला गया है, तो उसे आने की जरूरत, उससे आने की नीड बिल्कुल भी नहीं हमारी साइड से, आप उनकी तैयारी के साइड से भी, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, टेस्ट भी ऑनलाइन है, क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो वो अपने घर पे रह के अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि घर पे एक केयरिंग फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो बहुत सारी चीजें हमें उस साइड मैनेज नहीं करनी पड़ती हैं और हम फुली डिवोटेड होकर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल से रिवीजन के लिए सर एक बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट है, सुकृत सर खासतौर से आपकी केमिस्ट्री में तो बहुत बड़ा इशू है इस बात का कि रिवीजन में क्या थ्योरी पूरी पढ़नी चाहिए मेरे को, या मुझे केवल वो सब टॉपिक्स जिसपे मेरा कमांड थोड़ा कम है, जिसमें मैं लेस कॉन्फिडेंट, उसके बारे में करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, एक तो केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों में थोड़ा थोड़ा अपना अलग है पढ़ने का एक तरीका, बच्चे का भी थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में रिवीजन उतना टाइम नहीं लेता है, फटाफट अपनी समरी शीट्स होती हैं बच्चे की, उसको देख के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए एक शेड्यूल बना के रिवीजन करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस अच्छे से लगाने चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज आएंगी उनके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि वी शुड डू मेटा एनालिसिस आल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत कम हमसे क्वेश्चन हो पाए, मैक्सिमम बच्चे हैं सिंगल डिजिट में क्वेश्चन कर पाए, 5 क्वेश्चन कर पाए, 7 क्वेश्चन कर पाए, 15 क्वेश्चन कर पाए केवल। हमने क्या किया, कई बार हम बायस्ड हो गए। डोंट बी बायस्ड।
आप बायस मत होइए। 24 की इवनिंग शिफ्ट में आपने सुना कि मैथ्स का पेपर टफ आया था, तो आपने क्या किया कि भाई 25 का पेपर मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का है, वो भी टफ ही आएगा। जबकि 25 मॉर्निंग का पेपर देखो बिल्कुल इजी आया है मैथ्स का, लेकिन उसमें भी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज हम बायस्ड हो गए थे। तो डोंट बी बायस्ड। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि आप थ्योरी पे फोकस करें स्ट्रिक्ट लेवल। सेकंड पॉइंट में कह रहा हूं डोंट बी बायस्ड, आप बायस मत होइए। तीसरी बात, एक खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जब हम पहले हमने बात करी है, अब मैं तीसरी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अपना मेटा एनालिसिस करो। खास तौर से वो बच्चे जो कि घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पिछले 2 महीने में सर ऐसे कई बच्चे थे जो घर पे 200 नंबर प्लस ला रहे थे और अभी एग्जाम में 120 नंबर ही लेके आए। तो उन बच्चों के लिए खास तौर से गाइडेंस है शायद कि उन लोगों को अपना मेटा एनालिसिस करना चाहिए। व्हाट इज मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस मतलब अपनी बॉडी को छोड़ के अपनी आत्मा को बाहर निकालो और अब उन 3 घंटे का विश्लेषण करो, एनालिसिस करो कि उन 3 घंटे में तुमने क्या किया था। तुम सबसे पहले रूम में घुसे थे, फिर पैन का ढक्कन खोल के तुमने रखा था, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ा था, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ के तुमसे नहीं हुआ था तो तुमने क्या रिएक्शन दिए थे उस वक्त? क्या उन रिएक्शंस को इंप्रूव किया जा सकता था? फिर तुमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ था, फिर तुमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो भी नहीं हुआ, एंड देन व्हाट हैपन? और वही क्वेश्चन जब तुमने घर पे देखे तो तुमसे होने लगे। तो मेटा एनालिसिस इज दैट, क्या हम उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को जिसको हमने पैनिक कंडीशन बना दिया था, उसको और हम बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते थे? यानी सब्जेक्ट नॉलेज था बेटा तुम्हारे पास, सब्जेक्ट नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो बच्चे वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए, ये बात उनके लिए है कि वो लोग अपना मेटा एनालिसिस करें। मेरा एक स्टूडेंट है, हर पेपर में वो 260 270 प्लस ला रहा था, अभी वो 220 ला पाया केवल मार्क्स। तो ऐसे लोगों को जरूरत है अपने स्वयं का आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करने की कि हमने उन 3 घंटों में ऐसा क्या किया जो हम नेक्स्ट में नहीं करें तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। समझ गए? सर फिजिक्स में कैसे मतलब रिवाइज करें? मतलब मॉडर्न है, ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, तो शॉर्ट नोट्स बना के करें या शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं केवल पेपर से प्रैक्टिस करें? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले तो मैं वो थ्योरी वाले पार्ट के लिए बोलता हूँ जो आप पहले हम लोग बात कर रहे थे उस बारे में भी। फिजिक्स में भी जैसे केमिस्ट्री में जनरली ज्यादा पढ़ने वाले टॉपिक्स थ्योरी वाले होते हैं, जैसे तो ऐसा फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थ्योरेटिकल ज्यादा हैं, तो हमें उसके लिए एनसीईआरटी को रीड करना ही चाहिए। अगर हमें जेईई मेंस में स्कोर बढ़ाना है, हमें जो भी स्कोर हमारा है अगर उसमें हमें ऐड करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें थ्योरी वाले पार्ट पे भी काम करना होगा। तो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे आप सभी जानते हैं उन चैप्टर्स के बारे में। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स के नाम भी अगर बोलूं तो वो चैप्टर्स हैं जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया एक, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेमीकंडक्टर है जैसे। तो ये या 11th के टॉपिक्स पे ही बात करें तो एक चैप्टर है वहां डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये सारे के जो चैप्टर, ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो चैप्टर्स कह सकते हैं इनको हम, ये एनसीईआरटी की बुक को रीड करने से हमारी परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव होगी एग्जाम में। तो क्योंकि कुछ बहुत थ्योरेटिकली डायरेक्टली क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ही आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं इन पे भी, तो जो हमें प्रैक्टिस में रेगुलरली नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह के चैप्टर्स को, रीडिंग वाले पार्ट को जरूर ही करना चाहिए। सभी लोग करेंगे इस रीडिंग को जिससे हमारे मार्क्स इसकी वजह से इंप्रूव हो सके भैया। और दूसरा क्या प्रैक्टिस, हमें सारे चैप्टर्स को रीड करके प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके लिए हम सभी इंडिविजुअली अलग अलग हैं, हमारी तैयारी अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लेवल पे हो सकती है। तो अगर हमें ये लगता है जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें रीडिंग का पार्ट है ही नहीं, ना के बराबर है, तो उन चैप्टर्स में तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ ही जाएंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। और प्रैक्टिस वाले पार्ट में भी हम अपने पार्ट को थोड़ा डिवाइड करके करेंगे। जैसे प्रैक्टिस में सर आप ये कहना चाह रहे हैं वो एक्सरसाइजेस के मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस वो मैं कंप्लीट करूं मैं अपने, है ना? हाँ, तो वो मॉड्यूल की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की तरफ ही जाना है। मतलब हर बार हर चैप्टर को पूरा पूरा रीड करने की नीड हमारी नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों की तैयारी जिन चैप्टर्स में बहुत वीक है या जिनके फॉर्मूले वो बार बार भूलते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं अगर हमें, तो जिन ऐसे कुछ चैप्टर जिनके पास भी हैं उनको तो हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़े नोट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। उनकी तो सर मैं जब मैं पढ़ता था तो मैं तो जिन फॉर्मूलेस को मैं बार बार भूल जाता था उनकी तो मैंने लिस्ट बना रखी थी। सोते उठते, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ये करना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लेने के बाद सबसे पहले यही काम करता था। एक अच्छी समरी शीट होने का यही फायदा होता है सर। शुक्र सर, आप तो आईआईटी बॉम्बे से हैं तो अनुभव भी बहुत अच्छा है। अभी सेशन 1 के बाद बच्चों की एक बहुत बड़ी क्वेरी है कि उन्हें कौन कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए। अब देखिए, फॉर्म भरना इज ए कॉस्टली अफेयर, तो हम उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म बच्चे को भरने चाहिए ताकि सेफ्टी भी हो जाए और श्योरिटी भी हो जाए?
देखिए फॉर्म्स में ऐसा है कि सिमिलर से एग्ज़ाम्स हैं, पैटर्न सिमिलर सा है। तो बिटसेट का जो पेपर है बिट्स कॉलेजेस के एडमिशन के लिए, उसको पूरा अच्छे से ध्यान से देना चाहिए। और दोनों सेशन भरने चाहिए या एक ही सेशन भरना चाहिए बच्चे को? दोनों सेशन भरने चाहिए। दोनों सेशन भरने चाहिए। देखिए बिटसेट। आपने जो पॉइंट कहा था मेटा एनालिसिस का, वो इसलिए भी जरूरी है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। 2 पेपर देने का हमें प्रोविजन मिल रहा है, तो हमें वो एनालिसिस और वैल्यूएबल एसेट हो जाता है हमारे बिल्कुल लिए। सर। दूसरी चीज ये है कि आपके पास और भी एग्जाम आएंगे, जैसे कि आपने जैसे अपन कर्नाटका का सर कर्नाटका का कॉमेट एग्जाम है। देखिए, अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो मैक्सिमम इंडिया के कॉलेजेस जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। मैक्सिमम इंडिया के कॉलेजेस जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जेई मेंस और जेई एडवांस के 2 फॉर्म हो गए। थर्ड नंबर पे आता है बिटसेट का फॉर्म, जो हम सबको भरना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात है कि हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। आपके फादर 20 साल से कार चला रहे हैं, लेकिन जब भी वो नई कार खरीदने जाते हैं तो पहले इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ही इज वीक, he is a dull driver. No, he is an expert driver. Then also he purchased an insurance policy. So we should purchase some insurance policy as well for our exams, like Comet के, MSCET. Comet के और MSCET के फॉर्म हम सभी को डेफिनेटली भरने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम जेई मेंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे या हम जेई एडवांस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ये हमारा होगा नहीं। अगर ये नहीं होगा तो बेटा हम लोग इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? पापा ने इंश्योरेंस खरीदा, LIC खरीदी पापा ने कार इंश्योरेंस खरीदा। तो हम सभी को एज एन इंश्योरेंस कॉमेट के और MSCET भरने चाहिए, बिकॉज इफ समथिंग हैपन, अगर कुछ हुआ तो वहां पे हमें बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं एट सर लोअर रैंक्स पे भी, वहां पे कुछ अच्छे। तो मैं ये एडवाइस करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई तुम कॉमेट के और MSCET भरो ही भरो। साथ में अपने जयपुर का एलन मित्तल वगैरह है, और मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू, लेकिन बहुत सारे कॉलेज मैंने सर अमूमन देखा है, अगर किसी बच्चे की 65-70 हजार रैंक भी आ जाती है और अगर उसने वाइजली फॉर्म्स भर रखे हैं तो वो डेफिनेटली सेलेक्ट होता है। एक सर आप वो IIT हैदराबाद और IIT बैंगलोर के लिए बोल रहे थे, वो क्या बता रहे थे आप? IIT हैदराबाद और IIT बैंगलोर, अगर हमारे मार्क्स का क्राइटेरिया थोड़ा ठीक है, मेंस वाइज 99 प्लस मान लें, 99, 98.5 या 99 रफली अगर माने, हाँ, तो हमें उनके फॉर्म भी भरना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अपने। दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो दोनों प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन बेटा फिर भी आपको IIT हैदराबाद और IIT बैंगलोर दोनों के ही फॉर्म भरने चाहिए। बट उसमें कंडीशन यही है कि अगर आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आती है देन ओनली। IIT बैंगलोर आपसे सेपरेट पेपर नहीं लेता। IIT हैदराबाद में एडमिशन के 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है कि वो सेपरेट पेपर भी लेते हैं और दूसरा वो जेई मेंस के मार्क्स पे भी एडमिशन देते हैं। लेकिन आपको अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है, 99 प्लस ला रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इन दोनों के भी फॉर्म भरने चाहिए। सर एक IISER का भी फॉर्म होता है, वो इसी में इंक्लूडेड है, जेई मेंस पे ही होता है। शायद सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है, सेपरेट फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो 2-3 और कॉलेजेस हैं, जैसे GFTI में कई कॉलेजेस हैं। GFTI वो तो खैर अब हमारे बच्चों को मुझे लगता है मतलब उसमें कई कॉलेजेस ऐसे जो अपना अलग से एक फॉर्म भरवाते हैं। ये बात ठीक है कि बहुत सारे फॉर्म की तरफ पीछे भागना नहीं है, हाँ, पर ये सर ने कहा जैसा कि हम अपने आप को सेफर साइड में रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ एग्जाम, कुछ फॉर्म ऐसे फिल करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें, बस केवल। देखिए इतने सारे पेपर सिलेक्ट करने का पर्पस ही ये है कि कॉस्ट तो ठीक है, बट आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। इतने आपकी 2-2.5 साल की मेहनत होती है, एक दिन में अगर थोड़ी 19-20 गलती हो गई तो वो आपका केवल जजमेंट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, 3 घंटे किसी की लाइफ को जज नहीं करते, पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसी से एक्लेमेटाइज होंगे, मतलब आप उसी से अवगत होंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन सही से चूज कर पा रहे हैं, टफ और इजी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वही चीज है। प्रिपरेशंस कॉमन है, इसलिए कुछ अलग से कोई ज्यादा काम करना नहीं है, तो बस जैसे एग्जाम ही देना हमें केवल, ठीक है, तो हम मतलब ये मौका भी रख सकते हैं अपनी साइड में एग्जाम देने वाले। तो सर मतलब मुझे लगता है हम लोगों ने बच्चों को जो जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर किए। थ्योरी के बारे में हमने समझाने की कोशिश की है कि भाई थ्योरी में आप केवल वही पॉइंट्स पढ़े, अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजय सर और शुक्ला सर ने जैसे बोला, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उन पॉइंट्स को टच करने की जरूरत है जो कि हमारे थोड़े वीक हैं या जिनमें हमें डाउट्स है। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए जैसे शुक्ला सर ने बोला कि हमें
मॉड्यूल में जो जो एक्सरसाइजेस बाकी हैं एडवांस पैटर्न के लिए, सर ओ लेवल एस लेवल बताया था। हाँ, एक और टेक्निक है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाँ। देखिए उसके 3 बैकबोन चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आपका तो लीडर का प्रोग्राम है तो आपको एक साथ ही पढ़ाए गए हैं। अब इन चैप्टर्स का जब हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, ओके, तो आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ 2-3 नए पॉइंट मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो अपनी समरी शीट में इतनी जगह जरूर छोड़िए कि हर पेपर से एक एक 2-2 पॉइंट जो आपको अच्छे मिल रहे हैं वो इंक्लूड करते जाइए। आप ग्रेजुअली अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे और जो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फियर या फोबिया होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। खत्म होने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बट ठीक है, कम होना भी आपका एक छोटा सा अचीवमेंट जरूर माना बहुत सही बात। ये तो सर। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ये एडवांस में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्कोर पेपर्स बहुत सारे जो आप लोगों के होंगे उनमें आपको एडिशनली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको कॉन्सेप्ट आपको आता तो था पर वो सही फॉर्म में नहीं आता था, ये एक नई फॉर्म में वो लाइन या स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको आपको अपने नोट्स में जरूर ऐड करना चाहिए। लैंग्वेज ट्विस्ट करने से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। तो सर काफी हद मतलब तक। अपनी बात ये हुई कि थ्योरी में हमें केवल वो पॉइंट्स टच करने हैं जो कि हमारे वीक हैं। दूसरी, प्रैक्टिस के लिए हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करें जो हमारे छूटे हुए हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलन ने जो आपको अभी टेस्ट सीरीज का प्लान दिया है 18th मार्च से स्टार्ट, 18th फरवरी से सॉरी स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी हमने 30th मार्च तक का प्रोग्राम आपके बीपीएमएस पे डाल दिया है, या आज या कल में डल जाएगा। तो उन प्रैक्टिस पेपर्स को रिलीजियसली करना है, उन पेपर्स का एनालिसिस करना है। आई एम डैम श्योर कि अगर वो पेपर आपने जो 18th फरवरी से लेकर 30 मार्च अभी फर्स्ट सेट डाल रहे हैं हम लोग, ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा मतलब एडवांस में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों हो जाएगी। बेटा देखो, वी शुड बी लाइक ए फाइटर। मोहम्मद अली ऐसे ही नहीं बनता है। एक पंच पड़ता है, खून निकलता है और वो गिरता है। गिर के जब वो उठता है फिर जब वो पंच मारता है, वो ऐसा पंच मारता है सामने वाला फिर नहीं उठता है, तब वो मोहम्मद अली बनता है। पैदा होते वक्त मोहम्मद अली नहीं था। तो अगर हम मान लीजिए गिरे भी हैं तो अब हमें दोबारा रिवर्स में इतना टाइट पंच मारना है कि हम डेफिनेट, और हम कर सकते हैं, हम बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन, ऑफ फाइटर्स ओनली। सबकी नहीं होती है, सब बाउंस बैक नहीं करते हैं। जो गिर गया, कई लोग भीड़ में कुचल के मर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में गिरने के बाद उठते हैं, और उठने के बाद जब वो दौड़ते हैं तो बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने सिस्टम पे ट्रस्ट रखो, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट रखो, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, और मेरे मानना है कि डेफिनेटली हम लोग बाउंस बैक करेंगे। शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, मैंने क्लास में भी सुनाया होगा तुम्हें, कि मेहनत तो सभी करते हैं, हार्ड वर्कर सभी होते हैं। सब कोई पूछता है सर आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, आप किंग ऑफ द किंग कैसे बन गए? सर मैं हार्ड वर्कर था। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, वो मजदूर भी हार्ड वर्क करता है जो गड्ढा खोद रहा है बाहर। लेकिन शाहरुख खान कहता है कि सर मौका पाने के लिए लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन मौका मिलने के बाद मुझसे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूं। तो अभी आपके पास मौका है, मौका पा चुके हो, अब आपके पास मौका है। मौका पाने के बाद जो हार्ड वर्क करता है, ही विल बी द एसआरके। तो कोशिश करो, एफर्ट्स डालो, और आई थिंक यू ऑल विल बी द विनर। हमारा टारगेट आईआईटी है, वी ऑल थ्री विश, हमारी पूरी टीम विश करती है कि आप सभी आईआईटीज में हो और आईआईटीज में ही पहुंचे। समझ गए? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। सर और कुछ आप? बस मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों आपको कि आपके पास बहुत सारी इंस्पिरेशनल और सक्सेस स्टोरीज सामने आएंगी, जैसे सर ने एक बताई, पर एक चीज़ है कि आप जब खुद के अंदर अपना वो कॉम्पिटिटिव लेवल इंप्रूव होता हुआ देखते हैं, अपने छोटे छोटे सक्सेस से खुश होना सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि दुनिया आपके कुछ बहुत थोड़ी सी चीज़ों को देख रही है, पर आप अपनी हर लड़ाई के बारे में जानते हैं। आपने अपने सब्जेक्ट्स में छोटा छोटा करके जो इम्प्रूवमेंट किया है वो आपको मोटिवेट करेगा, और अल्टीमेटली जब आप अच्छे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। आपकी रियल सक्सेस स्टोरी तभी आएगी जब आप अच्छी अपनी मेहनत से एक प्लेटफॉर्म अचीव करेंगे और खुद इंटरेक्शन करके दूसरों को ये बताएंगे कि हाँ, मैं भी उन परेशानियों में था, मैं भी उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मेरे भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, पर फिर भी मैं डटा रहा, मैं लगा रहा, अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा बढ़ता रहा। तो ये मेरी आपको एडवाइस है कि इम्प्रूवमेंट हमेशा करने की गुंजाइश रहेगी, पर मौके थोड़ी थोड़ी देर बाद
मिलते हैं उनको ज़रूर टैप करिए, अच्छे से मेहनत करिए, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, एडवाइस पूरी लीजिए और अमल करिए उस पर। रेगुलर टच में रहिए टीचर्स के, बिल्कुल। और आप सभी टीचर्स के लोग रेगुलर टच में रहें। आप सभी लोग लेवल तक पहुंच चुके हैं तैयारी में। अब बाकी बचा हुआ टाइम बहुत बड़ा टाइम नहीं है। उस ड्यूरेशन में 3 महीने के टाइम में हमें एक बढ़िया तैयारी करके बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अपना लेना है। मतलब लाइफ का एक ऐसा टाइम है जहां पर हमें अपने अचीवमेंट्स की तरफ पहुंचने की तरफ हमें केवल 3 महीने का काम करना बाकी रह गया है। और उसको क्यों ना हम बेस्ट बना सकें भाई, अपना जितना भी बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं इस टाइम पर हम, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम नहीं है, तो छोटे टाइम 3 महीने के टाइम है, 4 महीने के टाइम पे अपनी बढ़िया से बढ़िया कोशिश करके हम एक बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं अपने आप को। तो क्यों ना हम इस काम को अच्छे से करें भाई, ठीक है। और हार कभी होती नहीं है, हर जगह जहां पहुंचेंगे वो एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ के पहुंचेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। हार तो केवल मन के मानने से केवल हार होती है। इसीलिए हमें जब तक अपने अंदर का कॉन्फिडेंस अपना कभी लूज नहीं करना है, और अपनी तैयारी में जहां जिस जगह पे स्टैंड करते हैं वहां पे ये सोच के देखिए कि हम कहीं पहुंच चुके हैं, अब बस वहां से थोड़े स्टेप आगे और लेने हमें, बस रुकना नहीं है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे के 3 या 4 महीने की तैयारी को और परफॉर्म करना है बेस्ट लेवल पे अपने पे।